गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका स्वागत है हमारे ई-सरल चैनल पे। बच्चों, जैसे कि हम लोग संपूर्ण बायोलॉजी सीरीज आपके साथ कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें बच्चों आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एनसीईआरटी क्लास 11th का ये चैप्टर है। बच्चों, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बच्चों पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन को काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। माई सेल्फ डॉक्टर कुशिका तनेजा। और बच्चों, हमारी सीरीज बाकी सब सीरीज से अलग इसीलिए है बच्चों, क्योंकि हमारी सीरीज में हम यहाँ पे सब लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों आपके लिए। 340 प्लस मार्क्स आप ला पाए, आपको फायदा हो सके हमारी सीरीज से। साथ ही साथ बच्चों हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्लास 11th की, क्लास 12th की, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ जो भी उस पीडीएफ में हम मार्क करके समझाएंगे और डायग्राम्स बनाएंगे, वो एज इट इज पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी जाएगी, जहां पे आप जाके उस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है। टॉपिक्स एनसीईआरटी के बाहर भी कवर करे जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ती है और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना भी जरूरी है, जिससे आप ट्रिकी ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी नीट एग्जाम में जो आते हैं उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे और बाकी पीवाईक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड करी जाएंगी। और दिस इज द सीरीज फॉर डॉक्टर्स एंड बाय डॉक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि इस सीरीज का स्केड्यूल था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पे बच्चों अब हम हैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं आज। और बाकी भी सारे चैप्टर्स आपके साथ कवर करे जाएंगे। तो 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स कंप्लीट संपूर्ण तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में अगर हम एनसीईआरटी टॉपिक्स की बात करें बच्चों, तो हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स कवर करे थे 19.1 से 19.3 तक, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। आज की क्लास में बच्चों हम काफी ज्यादा डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्चुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास दैट इज पार्ट 2 में हम बचे हुए 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और स्टार्टिंग के जो लॉन्ग 3 टॉपिक्स थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करे हैं। तो बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करी जाएगी ऑफ पीडीएफ एज वेल एज ऑफ द पीवाईक्यूज। सो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है इसमें जो फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे उसमें मैं हूं, दैट इज डॉक्टर कुशिका तनेजा। मैंने बच्चों काफी ज्यादा बच्चों को मेंटर किया है टू बिकम अ डॉक्टर एंड मुझे 7+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ बच्चों हमारे साथ है डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। उन्होंने एमबीबीएस, एमडी, FIPM किया है। उनकी ऑल इंडिया रैंक 196 थी और वो एचओडी रह चुके हैं रेजोनेंस कोटा के। एंड सर इज ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10+ ईयर्स। तो बच्चों, ई-सरल का जो कंप्लीट सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर होते हैं विद फुल विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस शीट्स होती हैं विद पीवाईक्यूज एंड टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज रिव्यू टेस्ट होते हैं, पर्सनलाइज आपको मेंटरशिप दी जाती है विद पर्सनलाइज टाइम टेबल। सबके कॉमन टाइम टेबल नहीं दिया जाता है, बच्चे के हिसाब से उसको पर्सनलाइज टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सॉल्विंग होती है, देन मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है। हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर मेंटर उसको प्रोवाइड किया जाता है जो बिल्कुल उसको एक बच्चे की तरह टेक केयर करता है और सब चीजें जो भी उसने रूटीन में जो भी करा उसके बारे में पूछते हैं उनसे, और वो जो टारगेट्स नहीं अचीव करा उसके लिए उसे डाटा भी जाता है कि बच्चों आप ये टारगेट कंप्लीट करो, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। साथ ही साथ बच्चों, आप सारांश सर को तो जानते ही हैं, वो फिजिक्स फैकल्टी हैं ई-सरल के। वो सर भी IIT बॉम्बे से हैं। सर की ऑल इंडिया रैंक 41 थी और सर फिजिक्स में बच्चों को दीवाना बना देते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिस्ट्री की फैकल्टी, दैट इज प्रतीक गुप्ता सर। सर भी IIT बॉम्बे से हैं और सर जो है काफी अच्छा आपको मोटिवेटेड रखते हैं टुवर्ड्स द स्टडी। सो स्टूडेंट्स,
ई सरल दूसरों से अलग इसीलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें पर्सनलाइज एकेडमिक मेंटर होता है, प्रोग्रेस मेंटर, ट्रैकिंग प्रोग्रेस होती है और लाइफ मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं। 4 लेयर डाउट सॉल्विंग भी प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें सॉल्यूशन प्रैक्टिस के शीट्स आपको दिखेंगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर्स होते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आपको दी जाती है, पर्सनलाइज कंसेप्ट क्लियरिंग भी करी जाती है विद द फैकल्टीज। और जो ई सरल के वीडियो हैं वो काफी ज्यादा विजुअलाइज्ड है, मतलब अगर आप सोच रहे हो किसी चीज को रटने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हर एक लाइन को हम इतने अच्छे तरीके से विद एनिमेशन एंड इमेजेस 3D इमेजेस आपको विजुअलाइज करा देते हैं कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पार्ट 2। यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों हमने देखा था इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सीक्रीशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ब्लड से नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। सेकेंड स्टेप थी दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसमें नेफ्रॉन से काम की चीजें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सोख लेता है। और थर्ड स्टेप है बच्चों ट्यूबुलर सीक्रीशन, जिसके अंदर जो कुछ आयंस और वेस्ट जैसे अमोनियम आयन डायरेक्टली नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड होता है। तो जो सेकेंड और थर्ड स्टेप होती है उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। और जैसे कि बच्चों हम ई सरल ऐप पे इसी प्रोसेसेस को और भी जितना भी मैंने अभी आपको बताया उसे एनिमेशन के जरिए बच्चों को समझाते हैं, तो मैं आपको UST दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रीशन का एनिमेशन दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है आप देखिए किस प्रकार ब्लड से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छनकर जो है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन रहा है। देखिए आप प्रॉपर छन रहा है, ये पोडोसाइट सेल्स है हमारे विद अ फिल्ट्रेशन स्लिट्स और यहाँ से बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑस्मोलैरिटी भी इवन ब्लड की और नेफ्रिक फिल्ट्रेट की बराबर होती है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल, बिकॉज इतना ज्यादा अच्छे से इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जरिए जो हमारा ब्लड है वो छन के नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पोडोसाइट सेल है और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किससे बनती है मैंने आपको बताया था, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल से, फिर फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन से और पोडोसाइट सेल से। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप होती है जिससे बच्चों हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बनता है। अब आते हैं बच्चों सेकेंड स्टेप पे, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, अब आप खुद सोचो बच्चों, ब्लड में तो बहुत सारी काम की चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, तो क्या वो सब हम यूरिन में से निकाल देंगे? तो नहीं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप आती है दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। उसके अंदर बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम काम की चीजें जो है हमारे नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो में से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सोख लेगी। वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए बच्चों किस प्रकार से काम की चीजें जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, ये सब नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ब्लड वेसल वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब हमारी बॉडी में वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इस स्टेप को हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। थर्ड स्टेप है बच्चों ट्यूबुलर सीक्रीशन, जिसमें हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम जैसे आयंस, अमोनियम आयन जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो वापस से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड किए जाते हैं डायरेक्टली। इस स्टेप को बच्चों हम ट्यूबुलर सीक्रीशन कहते हैं। तो होप आपने बच्चों तीनों स्टेप मेरे साथ अच्छे से समझी होंगी, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रीशन। ठीक है, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म से। इससे पहले मैं बच्चों आपको वैसे तो रेगुलेशन में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन में मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है दैट इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। CT, CD और DCT जो है बच्चों हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होते हैं। 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा है ADH और वैसोप्रेसिन। जो एल्डोस्टेरोन होता है बच्चों वो किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है,
दैट इज एल्डोस्टेरोन। ये बच्चों डीसीटी पे ज्यादा एक्ट करता है और सीटीसीडी पे कम एक्ट करता है, इसीलिए सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराता है और पानी का कम, क्योंकि आपको पता है बच्चों सीटीसीडी एरिया दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट एरिया से मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है टू फॉर्म अ हाइपरटोनिक यूरिन। वहीं बच्चों अगर हम देखें तो नेक्स्ट हार्मोन जो इन्वॉल्व है वो है एडीएच और वेसोप्रेसिन। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, बिकॉज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, जो कि सीटीसीडी पे ज्यादा एक्ट करता है एज कंपेयर टू डीसीटी। तो बच्चों ये जो हार्मोन है ये पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराता है एज कंपेयर टू सॉल्ट, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बच्चों ये ज्यादा कराता है एज कंपेयर टू सॉल्ट, जबकि एल्डोस्टेरोन अगर हम देखें तो वो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कराता है एज कंपेयर टू वाटर। तो तीनों ही एरिया पे दोनों हार्मोन एक्ट करते हैं, लेकिन मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एडीएच के पीछे एच आता है, तो ये पानी का एब्जॉर्प्शन दैट इज H2O का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाएगा एज कंपेयर टू सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, तो ये हार्मोन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, जो कि हम डिटेल में रेगुलेशन पार्ट में भी पढ़ेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को बच्चों हम सीसीएम दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए अब मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। बच्चों हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना था 300 मिली ऑस्मोलैरिटी का, लेकिन जब यूरिन रिलीज होता है तो 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी का रिलीज होता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कितना ज्यादा हाइपरटोनिक यूरिन हमारी बॉडी रिलीज करती है। मतलब 300 मिली ऑस्मो का जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो बना था बोमेंस कैप्सूल में, और रिलीज होते होते जब रिलीज करने की बारी आई तो बहुत ज्यादा पानी उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट से, एंड फाइनली 1200 मिली ऑस्मोल का हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि मैमल्स के पास ऐसी क्षमता होती है कि हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन वो एक्सक्रीट कर सके और अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पानी वो सोख सके, जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। हैनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, और इस प्रोसेस के अंदर मेनली हैनले लूप और वासा रेक्टा का रोल होता है। और बच्चों जो मेनली नेफ्रॉन इन्वॉल्व रहता है, मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो मेनली ये जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है। मेनली जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में बच्चों होता है। ठीक है, अब इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है बच्चों? काउंटर करंट, काउंटर का मतलब फ्लो, काउंटर का मतलब अपोजिट और करंट का मतलब फ्लो। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण, ठीक है, सो द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हैनले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। ठीक है, एक बार और मैं बच्चों आपको बता देती हूं, काउंटर शब्द का मतलब होता है अपोजिट और करंट शब्द का मतलब होता है फ्लो। अपोजिट फ्लो के कारण ये मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर लोकेशन क्या है बच्चों? मेनली इसकी लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच में होता है, लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा। तो ये इस पैराग्राफ में हमने सीखा। तो जो ब्लड का फ्लो है थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट प्लेटफॉर्म। चलो अब मैं आपको समझाती हूं। देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है हमारे नेफ्रॉन का और वासा रेक्टा का। मैंने आपको जैसे कि बताया था बच्चों कि ये अपनी एफरेंट आर्टेरियोल है, व्हाइट कलर ले लेते हैं यार, आपको अच्छे से दिखेगा। जो अपनी एफरेंट आर्टेरियोल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और एक होती है इफरेंट आर्टेरियोल जो लेके जाती है। इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर ब्रांच बनाती है विच इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और फर्दर फिर ब्रांच बनती है बच्चों जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? वासा रेक्टा। अब आप देखिए तो वासा रेक्टा का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में। तो पहले हम ये वाली
पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसे कि वासा रेक्टा इस डायरेक्शन में आ रही है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आप देखें तो वासा रेक्टा के बीच में भी अपोजिट फ्लो है, इस ये जो है इसमें नीचे के डायरेक्शन में और इस आर्म में अपोजिट की डायरेक्शन में। तो आपस में ब्लड वेसल के बीच में भी काउंटर करंट है, मतलब अपोजिट फ्लो है। और लूप ऑफ हैनले में भी एक तरफ इधर का डायरेक्शन है और एक तरफ अपोजिट डायरेक्शन है, तो लूप ऑफ हैनले के बीच में भी काउंटर करंट है। अब बच्चों अगर हम देखें तो इस ब्लड वेसल का डायरेक्शन ऐसा है और नेफ्रिक फिल्ट्रेट का डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में भी अपोजिट हो गया, इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। तो बच्चों टोटल 4 काउंटर करंट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब बच्चों डिस्कस करते हैं आगे का प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देख पा रहे हो तो हमारी जो इफरेंट आर्टीरियोल होती है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। अगर आप देखें बच्चों तो इफरेंट आर्टीरियोल आपको पता है वो फ्यूचर में जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड देन वासा रेक्टा बनाती है। अब जब वासा रेक्टा आता है बच्चों, तो अगर आप देखें तो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी जो है वो नीचे जाते जाते बढ़ती चली जा रही है, तो वो देखता है कि बाहर NaCl का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो NaCl जो है वासा रेक्टा अपने पास लेना स्टार्ट करता है। तो वासा रेक्टा को लगा यार बहुत NaCl है, लेते जाते हैं। तो NaCl जो है बच्चों वो 2 मिनट ये पार्ट कट कर देना, कुछ और पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है लूप ऑफ हैनले के केस में जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट नीचे जाता है तो उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहते हैं, दैट इज DLH, और जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो हम उसे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहते हैं, दैट इज ALH। अब बच्चों अगर हम वासा रेक्टा का केस लें तो वासा रेक्टा में पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा बोलेंगे, दैट इज DLVR। और वही वासा रेक्टा अगर ऊपर की डायरेक्शन में ब्लड लेकर जाएगा तो उसे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा बोलेंगे, दैट इज ALVR। DLVR ALVR। तो अगर आप देखें बच्चों तो A के सामने D है, ठीक है, मतलब अपोजिट फ्लो है इसीलिए, वैसे यहाँ पे भी D के सामने A है, मतलब अपोजिट फ्लो है इसीलिए, तो एक काउंटर करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि इफरेंट आर्टीरियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा बनाती है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो ब्लड के समान होती है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल। तो 300 मिली ऑस्मोलैरिटी का ब्लड आता है, फिर बच्चों बाहर नेफ्रॉन के इंटरस्टिशियम दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी जो है वो नीचे आने पे बढ़ती जा रही है, मतलब वो जो वासा रेक्टा आया है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा DLVR, वो देखता है यार बाहर तो बहुत नमक है, तो वो नमक लेना स्टार्ट कर देता है, NaCl लेना स्टार्ट कर देता है। और बच्चों अगर NaCl आएगा तो वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, तो पानी बाहर जाता है, NaCl अंदर आएगा पानी बाहर जाएगा, NaCl अंदर जाएगा पानी बाहर जाएगा। अब आप खुद सोचो अगर आप एक बीकर में नमक ऐड करवाते जा रहे हो और उसमें से पानी निकालते जा रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार DLVR का कंसंट्रेशन 300, 400, 600, 1000 और फाइनली 1200 हो जाता है, ठीक है बच्चों। और लूप ऑफ हैनले का कंसंट्रेशन तो मैं कल के क्लास में ही आपको समझा चुकी हूं कि किस प्रकार लूप ऑफ हैनले का कंसंट्रेशन चेंज होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज ALVR। ALVR जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, उसमें से NaCl बाहर निकलता है विच कॉजेज द इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो NaCl आप देखो बच्चों किस प्रकार बाहर निकलता जा रहा है, तो NaCl बच्चों बाहर निकलता जाता है जिस कारण से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है और इस कारण से बच्चों पानी ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर प्रिजर्व होता है, एब्जॉर्ब होता है। ये जो वाटर है बच्चों अपन ने देखा ये DLVR से भी निकलता है और साथ ही साथ बच्चों ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी निकलता है। तो इस प्रकार बच्चों ज्यादा से ज्यादा पानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट से हमारी बॉडी ले लेती है और हाइपरटोनिक फॉर्म का यूरिन बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। तो बच्चों इसके अंदर
सॉल्ट NaCl का मेन रोल होता है। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली काम क्यों कर रहा है, इसका मेन काम है ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कराना, और ये भी बच्चों ज्यादा तब वर्क करेगा जब आप कम पानी पिएंगे। अगर आप बहुत सारा पानी पी रहे हैं, एक दिन में आप 5 लीटर 6 लीटर पानी पी रहे हैं, तो फिर बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म आप में इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, उनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म हाईली एक्टिवली रोल प्ले करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पानी नहीं पी रहा है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ज्यादा पानी सोखा जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर NaCl का मेन रोल है, नमक NaCl का मेन रोल है पानी के एब्जॉर्प्शन करवाने में, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यूरिया का भी रोल होता है। कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड होता है, और वापस से बच्चों वो अगर आप देखें तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में वापस ऐड हो जाता है। लेकिन वो आया क्यों मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए आया, जिससे से ज्यादा पानी हमारी बॉडी सोख सके। सो स्टूडेंट्स अब इसी के आधार पे हम एनसीईआरटी की लाइन समझते हैं बच्चे लोग। देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल द काउंटर करंट इन दैम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीज इन। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा हैनले लूप और वासा रेक्टा आपस में एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं और उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, विच क्रिएट्स अ काउंटर करंट इन दैम, जिस कारण से ऑस्मोलैरिटी जो है वो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के टूवर्ड्स जाने पर 300 से 1200 हो जाती है ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम की। देखो बच्चों ये इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि 300 से वो बढ़ के 1200 हो जाती है, 300 से बढ़ के 1200 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नमक ऐड होता जा रहा है। कौन से वाले रीजन से बच्चों? ALVR वाले रीजन से, जिस कारण से, और यूरिया के कारण भी, जिस कारण से ऑस्मोलैरिटी जो है बच्चों इनर टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम जाने पे 300 से 1200 होती जाती है। लाइन एनसीईआरटी की समझ आई बच्चों? तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी है। नेक्स्ट, in the inner medulla this gradient is mainly caused by NaCl and urea। यही मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ इसका कारण NaCl और यूरिया है। NaCl जो है बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से एक्सचेंज होता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब ये वाली लाइन में आपको समझाती हूँ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप एंड एक्सचेंज होता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, मतलब हमें DLVR और ALH को देखना है। तो देखो बच्चों ये हमारा ALH है और ये हमारा DLVR है। तो ALH जो है वो इंटरस्टिशियम में NaCl डालता है, जिससे इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी नीचे आने पे बढ़ती चली जा रही है, जबकि DLVR NaCl को लेता है, बिकॉज उसे NaCl बहुत ज्यादा दिखता है इंटरस्टिशियम में, तो लेना स्टार्ट कर देता है और बदले में पानी बाहर फेंकना चालू कर देता है। तो ये फर्स्ट लाइन आपको समझ आई। चलो अब नेक्स्ट, NaCl is returned to interstitium by ascending portion of vasa recta, और NaCl जो है बच्चों वो ALVR के द्वारा वापस से रिटर्न कर दिया जाता है। देखो DLVR ने DLVR ने बच्चों देखो NaCl लिया था, लेकिन ALVR ने NaCl इंटरस्टिशियम को रिटर्न कर दिया। तो जो लिया था वो उसने वापस दे दिया। ऑस्मोलैरिटी भी 300 से चालू हुई थी, वापस 300 हो गई, मतलब खाली हाथ आया था खाली हाथ चला गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कराना था, so that counter current mechanism works and our body can absorb lot of water and due to which hypertonic urine is released from our body. Similarly, small amount of urea enters। वैसे ही बच्चों हमने देखा किस प्रकार यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट पार्ट से रिलीज होता है और ऐड हो जाता है इन ALH, which is transported back to the interstitium by collecting tubule. The above described transport substance facilitated by special arrangement of Hanle loop and vasa recta के arrangement के कारण ये possible है, जिसे हम counter current mechanism बोलते हैं। ये जो mechanism है, it maintains the concentration gradient. This mechanism maintains the concentration gradient.
in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule and thereby concentrating the filtrate. देखा था हमने 300 से concentration 1200 हो रहा है, मतलब कितना सारा पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है कि ऑस्मोलैरिटी अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 4 टाइम्स बढ़ रही है. So human kidney can produce urine nearly 4 times. ठीक है, 4 times. देखो आप 300 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो 1200 आएगा, मतलब 4 गुना हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी रिलीज करती है. और यूरिया वाली बात लिखी थी कि ALH यूरिया को एक्सेप्ट करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस रिलीज होता है. तो पहले आप डायग्राम समझिए बच्चों, बायो में बिना डायग्राम के कुछ नहीं है. पहले आप डायग्राम समझिए, ऑटोमेटिक सारी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी. वैसे ही बच्चों यहां पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें वही चीज बताई है जो मैंने बताई है, बस यहां पे अंतर इतना है कि यहां पर लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा को अलग अलग करके बताया है, जबकि वो अरेंज इस प्रकार से कुछ पैरेलली होते हैं. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. किडनी का फंक्शन आखिर रेगुलेट कैसे होता है? तो बच्चों किडनी का फंक्शन रेगुलेट करने के लिए हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हार्ट है और किडनी का खुद का ऑटो रेगुलेशन है. किडनी इटसेल्फ, बिकॉज इट शोज ऑटो रेगुलेशन. ठीक है बच्चों, तो पहले हम हाइपोथैलेमस समझते हैं, फिर हम हार्ट समझेंगे और फिर किडनी का फिर खुद का रेगुलेशन समझेंगे और साथ ही साथ बच्चों हम ये रीड आउट करेंगे. तो देखो आप फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, juxtaglomerular apparatus and to a certain extent heart. juxtaglomerular apparatus किडनी में पाया जाता है, JGA कहते हैं जिसे. तो किडनी का खुद का ऑटो रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस और हार्ट, ये 3 ऑटो रेगुलेशन में, ये 3 रेगुलेशन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है. सबसे पहले बच्चों हम हाइपोथैलेमस डिस्कस करेंगे, फिर हम हार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम किडनी का खुद का ऑटो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस पे. तो बच्चों किडनी जो है वो GFR मेंटेन करती है और जिस कारण से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है, बिकॉज GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा और अगर ब्लड प्रेशर घटेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी घटेगा. सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि ADH या वैसोप्रेसिन रिलीज करें. ठीक है, इतना समझ आया. अगर बीपी घटेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, जिस कारण से ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है हाइपोथैलेमस के उसको एक्टिवेट करेगी, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, जो कि ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन रिलीज करेगा. अब ये ADH और वैसोप्रेसिन जो है स्टूडेंट्स, ये बीपी बढ़ाएगा, घटे हुए बीपी को बढ़ा के नॉर्मल करेगा. ठीक है, तो अब बीपी यहाँ पे घटा हुआ है, मतलब नॉर्मल से कम है, तो अब वो क्या करेगा बच्चों, ये ADH रिलीज करेगा, जिससे मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले से ही कि जो ADH है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट पे मेनली एक्ट करता है और थोड़ा बहुत DCT पे भी एक्ट करता है. और जैसे कि बच्चों ADH के पीछे H आ रहा है तो वो H2O का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाएगा. ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन कराता है ये वाटर का फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स, मतलब फ्रॉम DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट से ये पानी का एब्जॉर्प्शन कराता है और जिस कारण से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा. फिर बच्चों साथ ही साथ हमें जब ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो हमें प्यास लगती है, हमारे थर्स्ट सेंटर को सिग्नल पहुंचते हैं और हमें प्यास लगती है. हम पानी पिएंगे, वापस से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वापस से बीपी बढ़ जाएगा, तो प्यास भी लगेगी.
साथ ही साथ बच्चों जो एडीएच है वो डायरेक्ट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, वैसोप्रेसिन मतलब वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन, तो डायरेक्ट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे डायरेक्टली बीपी भी वो बढ़ा सकता है। तो 3 एक्शंस के द्वारा जो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस वर्क करता है, एडीएच हार्मोन रिलीज करके वो डिस्टल ट्यूब्यूल से पानी का एब्जॉर्प्शन कराता है, हमें प्यास लगेगी उसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा, और साथ ही साथ बच्चों डायरेक्ट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है जिससे बीपी बढ़ता है। अब बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं इस बारे में, जो कि यहां से लेके यहां तक दी है। तो इतना पार्ट हमारा उस फ्लो चार्ट से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों बॉडी में, वो एक्टिवेट होते हैं बाय द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। Excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulates hypothalamus to release ADH. तो बच्चों अगर एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का, मतलब ब्लड वॉल्यूम या बीपी घटता है, ब्लड वॉल्यूम या फिर बीपी अगर घटता है तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर एडीएच हार्मोन सीक्रेट कराता है। एडीएच हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एडीएच जो है बच्चों उसके पीछे एच आता है, तो वो H2O का रीअब्सॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, मींस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिसके कारण वो प्रिवेंट करता है डायूरेसिस। डायूरेसिस मींस एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, तो पानी के लॉस को वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करवाएगा। तो बच्चों इसके कारण हमारी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, जिस कारण से ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं और एडीएच का रिलीज जो है वो रुक जाता है। मतलब यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, मतलब काम होने के बाद में, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने के बाद में वापस से ये ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, जिस कारण से एडीएच का सीक्रेशन रुक जाता है। तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करिए, ठीक है। नेक्स्ट, ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on blood vessel। तो बच्चों मैंने बताया था ये डायरेक्ट ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है, तो सेकंड आ गया कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। This causes increase in blood pressure. An increase in blood pressure can increase glomerular blood flow and so thereby GFR, तो GFR भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे बच्चों थर्स्ट सेंटर के बारे में बात नहीं करी गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थर्स्ट सेंटर भी स्टिमुलेट होगा, हमें प्यास लगेगी, हम पानी पिएंगे, उससे भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा। अब आते हैं अपन सेकेंड फ्लो चार्ट पे, मींस हार्ट पे, ठीक है। अब उल्टा, वहां पे क्या हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर घट रहा था, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वेसोडाइलेशन होगा, ठीक है, वेसोडाइलेशन होगा ब्लड वेसल्स का एंड एट्रियल डायलेशन होगा, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल ऐसी थी, अब ये डायलेट होके ऐसी हो गई है, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन होता है, हार्ट स्ट्रेच होता है, जिस कारण से एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, दैट इज ANF, जो कि वेसोडाइलेशन कराता है जिससे बीपी घटे, ब्लड वॉल्यूम कम कराता है जिससे बीपी घटता है, साथ ही साथ रेनिन का रिलीज किडनी से इनहिबिट कराता है जिससे बीपी घटता है। तो बढ़े हुए बीपी को घटा के नॉर्मल करना है तो उसमें ANF का रोल है। मतलब मैं कह सकती हूं बच्चों ANF कीप्स अ चेक ऑन रास मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये रास मैकेनिज्म हम अभी ऑटो रेगुलेशन में भी समझेंगे, और रास मैकेनिज्म जो है बच्चों वो भी जो है घटे हुए बीपी को बढ़ाने में उसका भी रोल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हार्ट को कवर करते हैं हम। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया, अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है, तो द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ ANF, दैट इज एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर।
ANF जो है बच्चों फिर वेसो डायलेशन करता है, मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. ANF मैकेनिज्म कीप्स अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ठीक है, अब बच्चों ये बीच का पैराग्राफ पर बचा है अबाउट द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस रास मैकेनिज्म. वो हम एक और बार देखते हैं, जो कि हम ऑटो रेगुलेशन मतलब किडनी का खुद के ऑटो रेगुलेशन में समझेंगे. ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी जो है स्टूडेंट्स, वो मायोजेनिक मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है या जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा हो सकता है. जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस में क्या होता है, अगर बच्चों बीपी घटता है, ठीक है, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी घटता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR भी घटता है. तो बच्चों जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो स्टिमुलेट होता है, जिसमें जेजी सेल पाए जाते हैं जो कि रेनिन रिलीज करते हैं. RENIN, रेनिन, सिंगल एन आएगा इसमें, जिससे बच्चों जो GFR है वो वापस बढ़ के नॉर्मल हो जाता है. मतलब मैं कह सकती हूं बच्चों हाइपोथैलेमस और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस का सेम एक्शन है. ये भी घटे हुए बीपी को बढ़ाता है और हाइपोथैलेमस का ADH हार्मोन भी जो है वो भी घटे हुए बीपी को बढ़ाता है. वैसे ही बच्चों अगर हम मायोजेनिक मैकेनिज्म पे आए तो मायोजेनिक मैकेनिज्म इसका जस्ट अपोजिट है. अगर बीपी बढ़ता है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, जिससे स्ट्रेचिंग होगी बच्चों. क्या होगी? स्ट्रेचिंग होगी एफरेंट आर्टेरियोल की. एफरेंट आर्टेरियोल अगर स्ट्रेच होगी तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा एफरेंट आर्टेरियोल में, जिससे लोकल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी घटेगी. तो बढ़े हुए बीपी को घटाने का काम होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म विच कम्स अंडर ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR. मतलब इट्स बाय द ओन मैकेनिज्म ऑफ किडनी, किडनी का खुद का रेगुलेशन. इसमें से बच्चों ये वाला मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम रास भी कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. Juxtaglomerular apparatus play a complex regulatory role. अगर ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर घट जाता है तो GFR एक्टिवेट्स द JG सेल. JG सेल जो है वो रेनिन रिलीज करते हैं. अब ये रेनिन क्या करता है बच्चों, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. वो शॉर्ट में बताया था नीचे फ्लो चार्ट के थ्रू. रेनिन अंदर से कैसे काम करता है वो आपको और ज्यादा क्लियर होना चाहिए. एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर से रिलीज हुआ है, ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है, ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन हार्मोन रिलीज होने के कारण एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है. एंजियोटेंसिन 1 जो है बच्चों वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है. अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो ये बीपी बढ़ा देता है एंड देयर बाय द GFR. ठीक है, तो अब दे रखा है बच्चों एंजियोटेंसिन 2 जो है इट इज अ पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर. तो अगर ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR भी बढ़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्शन, एंजियोटेंसिन 2 also activates adrenal cortex to release aldosterone. ठीक है, तो ये aldosterone भी रिलीज कराएगा, जो मैंने आपको बताया था सेकेंड हार्मोन जो कि किडनी पे एक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट करवाता है बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट. ये जो एल्डोस्टेरोन है बच्चों, ये जो एल्डोस्टेरोन है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करवाता है मेनली, और वाटर का कम. ठीक है, तो ये मेनली DCT पार्ट पे एक्ट करता है और CT/CD पे बहुत कम, और जिस कारण से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जिस कारण से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है विच कॉजेज इंक्रीज इन BP. तो घटे हुए BP को बढ़ा के नॉर्मल करता है जो एल्डोस्टेरोन. ठीक है, सो देयर बाय aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal part of tubule. This also leads to increase in blood pressure and GFR.
दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज RAS, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, RAAS, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से वर्क करता है बच्चों। और ये एंजियोटेंसिनोजन मतलब रेनिन भी क्यों सीक्रेट हुआ बच्चों, क्योंकि ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम घट गया था, इसीलिए रेनिन हार्मोन जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस से या जेजी सेल से रिलीज हुआ। इस मैकेनिज्म को बच्चों हम रास मैकेनिज्म कहते हैं। इसका फ्लो चार्ट में प्रॉपर पुट करना भूल गई, इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, और बाकी दो के फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाए, और एक एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट है ऑफ द ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी इटसेल्फ। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मिक्चुरेशन। ठीक है, देखो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिक्चुरेशन टर्म में। यूरिन रिलीज करने को मिक्चुरेशन कहा जाता है, ना कि यूरिनेशन। ठीक है, तो याद रखना मिक्चुरेशन इज रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। सो यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से जो यूरिन बना है बच्चों वो अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, जहां पे वो स्टोर होता है जब तक वॉलेंट्री सिग्नल नहीं दिए जाते सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। चलो यार इसको भी अपन पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर ये पैराग्राफ की लैंग्वेज हमें समझ आएगी। तो चलिए आते हैं मिक्चुरेशन के फ्लो चार्ट पे बच्चे लोग। देखो यूरिनरी ब्लैडर जो है बच्चों, जब उसमें 300 से 400 ml यूरिन आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लैडर की स्ट्रेचिंग होती है। क्या होता है बच्चों, जब बच्चों यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन 300 से 400 ml आ जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग होती है। क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है, जिसके कारण बच्चों जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ब्लैडर की वॉल में वो भी स्टिमुलेट होते हैं, और फिर जो सेंसरी सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं ये सेंसरी सिग्नल सीएनएस पे जाते हैं, सीएनएस से फिर मोटर सिग्नल्स आते हैं, जिससे बच्चों डेट्रूजर मसल जो है इनिशिएट करता है, ये डेट्रूजर मसल जो कि ब्लैडर में पाई जाती है उसका कॉन्ट्रैक्शन, और साथ ही साथ बच्चों यूरेथ्रल स्फिंक्टर का होता है रिलैक्सेशन। तो डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई और साथ ही साथ बच्चों यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गई, जिससे यूरिन अब बाहर रिलीज हो सकता है। सो देयर इज अ रिलीज ऑफ यूरिन। एक और बार समझाती हूँ बच्चों, जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन 300 से 400 ml हो जाता है तो बच्चों ब्लैडर की स्ट्रेचिंग होती है। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि मौजूद होते हैं ब्लैडर में वो स्टिमुलेट होते हैं और ये सेंसरी सिग्नल्स भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बदले में मोटर सिग्नल्स आते हैं, जिससे बच्चों जो डेट्रूजर मसल मौजूद होती है ब्लैडर में वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और साथ ही साथ बच्चों जो अपना यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसका रिलैक्सेशन होता है और यूरिन बॉडी के बाहर रिलीज आउट होता है। अब यही बात एनसीईआरटी की भाषा में समझते हैं बच्चों। मिक्चुरेशन, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द ब्लैडर, जहां पे वो स्टोर होता है जब तक उसे वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिलते सीएनएस से। ये जो सिग्नल है बच्चों ये यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं जैसे ही वो यूरिन से भर जाता है। जैसे ही वो यूरिन से भर जाता है, इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल द ब्लैडर सेंड्स सेंसरी सिग्नल्स टू सीएनएस, और सीएनएस बदले में मोटर सिग्नल भेजता है ब्लैडर को, जिससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल का नाम है डेट्रूजर मसल, और साथ ही साथ यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होता है, जिससे यूरिन बाहर रिलीज होता है। सो बच्चों ये जो प्रोसेस है यूरिन रिलीज करने की इसे हम मिक्चुरेशन बोलते हैं, और ये न्यूरल मैकेनिज्म है जो कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है। तो बच्चों मिक्चुरेशन कॉज होता है बाय द न्यूरल रिफ्लेक्स एक्शन विच इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक एडल्ट ह्यूमन स्टूडेंट्स प्रतिदिन यूरिन कितना रिलीज करता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है,
एक एडल्ट ह्यूमन स्टूडेंट्स रोजाना 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है, 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ठीक है, दिस इज पर डे। यूरिन जो है स्टूडेंट्स वो लाइट येलो कलर का होता है, कलर दे दिया, लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। यूरिन का आपको पीएच पता होना चाहिए स्टूडेंट, 6 होता है। एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, एक कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है यूरिन की, एक स्मेल होती है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिन के अंदर यूरिया कितना एक्सक्रीट होता है। तो यूरिन के अंदर यूरिया 25 to 30 ग्राम रिलीज होता है पर डे। जो मेन हम एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट इज यूरिया, क्योंकि हम यूरियोटैलिक में आते हैं, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया हमारी बॉडी से प्रतिदिन एक्सक्रीट आउट होता है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। जब हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये हेल्प करता है टू डायग्नोज द प्रॉब्लम इन आवर बॉडी गोइंग ऑन, as well as we can know the malfunctioning of the kidney. For example, अगर ग्लूकोज मौजूद है तो उसे हम ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडी पे मौजूद है तो उसे हम कीटोन यूरिया कहते हैं। और अगर कीटोन यूरिया हमारी बॉडी में कीटोन यूरिया है, मतलब हमें डायबिटीज है, डायबिटीज मिलाइटस है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर की बीमारी कहते हैं, तो डायबिटीज मिलाइटस है। ठीक है, तो अगर कीटोन यूरिया है, मतलब यूरिन से कीटोन बॉडी रिलीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन जो है ये बताती है कि डायबिटीज है, इस पेशेंट को डायबिटीज मिलाइटस है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये इसमें हम अब पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। मेन ऑर्गन तो बच्चे लोग हमने पढ़ लिए थे, दैट इज किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। अब एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में बच्चों लंग्स, स्किन और लिवर आता है। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए मैंने आपके लिए बना रखा है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेन और एसेसरी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम में है किडनी, वाइल एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हम में लंग्स, स्किन और लिवर। लंग्स जो है स्टूडेंट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं। CO2 जो है बच्चों वो एक प्रकार की वेस्ट गैस है जो कि लंग्स के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। सो द एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ब्रीथ आउट, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी रिलीज करती है, 200 ml पर मिनट। तो आपको याद होना चाहिए 200 ml पर मिनट हम ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं 200 ml पर मिनट। लेकिन पानी कितना फेंकते हैं, तो अबाउट 400 ml पर डे। तो ये 400 ml पर डे में है, हम पानी रिलीज आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स, दैट इज 400 ml पर डे, एंड हम CO2 रिलीज करते हैं अराउंड 200 ml पर मिनट। अब आते हैं स्टूडेंट स्किन पे। स्किन में 2 ग्लैंड्स मिलते हैं हमें मेनली, जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होता है बच्चों वो स्वेट रिलीज करता है, पसीना रिलीज करता है, जबकि सेबेशियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करता है। ठीक है, अब स्वेट ग्लैंड जो है बच्चों वो स्वेट रिलीज करता है। स्वेट के अंदर अगर हम देखें बच्चों, स्वेट के अंदर अगर हम देखें बच्चों तो 99.5% तो वाटर होता है, 99.5% वाटर होता है, NaCl होता है, लैक्टिक एसिड होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया, अमीनो एसिड और ग्लूकोज भी होते हैं। तो आपको स्वेट का के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि स्वेट में क्या होता है। पसीने के अंदर 99.5% तो पानी ही होता है, साथ ही साथ नमक होता है, इसीलिए वो सॉल्टेड होता है टेस्ट में, दैट इज NaCl। लैक्टिक एसिड होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया, अमीनो एसिड और ग्लूकोज होता है। अब वहीं बच्चों स्वेट का फायदा क्या है, हमारी बॉडी से अगर स्वेट रिलीज होता है तो हमारी बॉडी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होती है जिससे हम हमारी बॉडी को ठंडा कर सके। वहीं आते हैं बच्चों सेबेशियस ग्लैंड पे, जो कि ऑयल रिलीज करता है। ये सीबम दैट इज ऑयल रिलीज करता है, जिसके अंदर बच्चों वैक्सेस होते हैं, स्टिरॉल्स होते हैं और कुछ अदर हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ऑयल के अंदर बच्चों क्या क्या होता है, वैक्सेस, स्टिरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड्स। वैक्सेस, स्टिरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड्स।
अब आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर पे। लिवर जो है बच्चों वो मेन साइट होती है ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स दैट इज बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड सम विटामिन्स एंड ड्रग। तो बच्चों आपको याद रखना है लिवर से स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है, जबकि सेबेशियस ग्लैंड से स्टेरॉल्स रिलीज होते हैं। तो लिवर से क्या क्या रिलीज होता है? इट इज द मेन साइट फॉर रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, साथ ही साथ बच्चों डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स और कुछ विटामिन और ड्रग्स। तो बच्चों अब इन एसेसरी का पूरा पैराग्राफ हम धर धर करके पढ़ देंगे। सो स्टूडेंट्स एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर जो है वो लंग्स आता है, लिवर आता है, स्किन आता है। सबसे पहले बच्चों लंग्स के बारे में बात करते हैं। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है 200 ml प्रति मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में पानी रिलीज करता है। कितना? 400 ml प्रति दिन। लिवर पे आते हैं। अब लिवर जो है बच्चों वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। वो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन रिलीज करता है, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स रिलीज करता है। ज्यादातर सब्सटेंस अल्टीमेटली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ही रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट में ही रिलीज होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों लिवर का सीक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होता है, तो वो हमारे फीसेस के थ्रू ही रिलीज होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम स्किन पे। यहां से स्टार्ट होता है स्किन। स्किन में सबसे पहले आता है स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, जो कि स्किन में मौजूद होते हैं और कुछ सब्सटेंस को हमारी बॉडी से रिलीज करवाते हैं। पसीना, स्वेट, जो कि स्वेट ग्लैंड से रिलीज होता है वो वाटरी फ्लूइड होता है, जिसमें मेनली 99.5% तो पानी होता है, NaCl होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया, लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन स्वेट का होता है हमारी बॉडी को ठंडा करना, क्योंकि जब भी इवैपोरेशन होगा तो बॉडी ठंडी होगी। साथ ही साथ बच्चों वो वेस्ट भी रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेबेशियस ग्लैंड पे। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो कुछ सब्सटेंस हमारी बॉडी से रिलीज आउट कराता है, जैसे स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ सीबम और ऑयल। और ऑयल हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है। सो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन स्किन। और सलाइवा से भी बच्चों थोड़े बहुत अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है। ये बात दे रखिए कि सलाइवा से भी नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ अमाउंट में रिलीज होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स डिसऑर्डर्स पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पे। सबसे पहले अगर किडनी की माल फंक्शनिंग होती है बच्चों तो यूरिया बॉडी से रिलीज नहीं होता है, जिससे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो अगर बच्चों ब्लड में यूरिया की मात्रा अगर बढ़ती चली जाएगी तो इस कंडीशन को बच्चों हम यूरेमिया कहेंगे। ठीक है, ब्लड में से यूरिया हटाना जरूरी है, जो कि किडनी करता था। लेकिन अगर किडनी यूरिया रिमूव नहीं कर पा रही है तो बच्चों हमें आर्टिफिशियली यूरिया ब्लड में से रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज यूरिया इज हाईली टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। सो ब्लड में अगर यूरिया बढ़ता है तो उसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उससे किडनी फेल भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में हम हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी के मदद से हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी की मदद से यूरिया रिमूव करेंगे और ब्लड को साफ करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरीज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। देखो बच्चों पहले अपन डायग्रामेटिकली समझते, फिर ये थ्योरी अपने को समझ आ जाएगी। देखो ये पूरा सेटअप है, ये पेशेंट है जिसे यूरेमिया है, इसकी बॉडी में यूरिया इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि इसकी किडनी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो यूरेमिया है, मतलब यूरिया का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है ब्लड में। ठीक है, अब इस पेशेंट में से अगर आप देखें बच्चों तो हम ब्लड बाहर निकाल रहे हैं और फिर उसे एक चेंबर में डाल रहे हैं। आर्टरी से ब्लड लिया जा रहा है बच्चों,
और एक चेम्बर में डाला जा रहा है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इसमें बच्चों सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है, ये एक डायलाइजर डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है और जो कि सेमी परमिएबल होती है। साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन को फ्लो कराया जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म का रोल होता है और जिस कारण से बच्चों ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो हम डाल रहे हैं, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसके अंदर सब कुछ है जो हमारे ब्लड में है सिवाय यूरिया के। तो बच्चों यूरिया ब्लड में ज्यादा है और इसमें ना के बराबर है, तो ऑब्वियसली रेड कलर के सेलोफेन ट्यूब में से यूरिया येलो कलर के डायलाइजिंग फ्लूइड में आता जाएगा। तो ब्लड से आप यूरिया रिमूव करते जा रहे हैं और यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन को आप इकट्ठा करते जा रहे हैं अलग कंपार्टमेंट में। फिर बच्चों क्या होता है कि ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है जिसमें से हमने यूरिया रिमूव कर दिया है वो वापस वेन के माध्यम से बॉडी के अंदर भेजा जाता है। तो बच्चों ये स्टेप्स होती है जिससे हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजिंग करते हैं। अब बच्चों इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिफिशियल किडनी जो है ये सिर्फ यूरिया रिमूव कर रही है, लेकिन किडनी के हमने और भी फंक्शन पढ़े थे, जैसे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करना आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ बच्चों कैल्शियम जो है इस केस में ज्यादा इसमें यूरिया रिमूव होगा। यूरिया के साथ साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट आयंस भी रिमूव हो जाएंगे, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी रिमूव हो जाएंगे जो कि दिक्कत करेंगे, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी और यूरिया तो वेस्ट था तो उससे तो निकलना ही था। तो बच्चों कुछ आयंस भी साथ साथ रिमूव हो जाते हैं। साथ ही साथ ये आर्टिफिशियल किडनी तो ये हार्मोन तो रिलीज नहीं कर सकती, जैसे रेनिन हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, रेनिन हार्मोन जो कि रास मैकेनिज्म और बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा था, वैसे ही बच्चों इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो दो काम भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें तो मेनली यूरिया और कुछ आयंस रिमूव हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा डायग्राम में कि हीमोडायलिसिस में ब्लड जो है वो आर्टरी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, पंप बाहर किया जाता है और आर्टिफिशियल किडनी वो जो चेम्बर था डायलाइजर उसमें डाल दिया जाता है। ब्लड जो है वो एक कन्वीनियंट आर्टरी से पंप किया जाता है इनटू द डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोएगुलेंट। बच्चों जैसे ही ब्लड को बॉडी से बाहर निकालो तो वो कोएगुलेट होना स्टार्ट होता है, इसीलिए हमें एंटीकोएगुलेंट दैट इज लाइक हेपारिन ऐड करना आवश्यक है। अब जो हम जिस डायलाइजर बॉक्स में डालेंगे उसमें सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है। ये जो सेलोफेन ट्यूब है ये डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडेड होती है विच इज हैविंग द सेम ऑस्मोलैरिटी, लेकिन उसमें यूरिया नहीं है, तो यूरिया और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस जो है वो भी बाहर निकलते हैं। कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है, that allows the passage of molecule based on the concentration gradient. As nitrogenous wastes are absent in dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood, जिससे blood साफ हो जाता है। ये जो clear blood है इसको वापस से pump back किया जाता है through a vein after adding antiheparin। तो vein के द्वारा बच्चों blood वापस से add किया जाता है और antiheparin मतलब anticoagulant एंटीकोएगुलेंट मतलब एंटी हेपारिन ऐड करा जाता है क्योंकि बॉडी में तो ऑलरेडी नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स मौजूद हैं, बॉडी में हमें हेपारिन की जरूरत नहीं है, तो वापस से एंटी हेपारिन डाला जाता है। ये जो मेथड है हैज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बच्चों इसने बहुत सारे इस मेथड ने बहुत सारे यूरेमिक पेशेंट्स की जान बचाई है पूरे वर्ल्ड में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक अल्टीमेट मेथड है जिससे हम एक्यूट रीनल फेलियर को करेक्ट कर सकते हैं। किडनी जो है बच्चों हम जिसकी ट्रांसप्लांट करते हैं वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, तो एक डोनर से हम लेते हैं, ज्यादातर वो क्लोज रिलेटिव होते हैं जिससे रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी बच्चों किसी और के ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। और साथ ही साथ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दिए जाते हैं। Modern clinical procedures have increased the success rate such as complicated technique. अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, दैट इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स बनना सोडियम ऑक्सैलेट के एक्सेट्रा,
पोटेशियम ऑक्सैलेट्स के, तो स्टोन बन जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टोन्स बन जाते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, इसे ही हम बच्चों रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। तो ये किडनी के अंदर बनते हैं। ये कम पानी पीने के कारण होता है कि जो सॉल्ट्स हैं वो एकत्रित होते जाते हैं, या कभी कभार कुछ सॉल्ट्स के कारण भी होता है। तो जब भी बच्चों स्टोन्स होते हैं तो ज्यादा पानी पीने को कहा जाता है, तो छोटे मोटे स्टोन्स तो यूरिन से ही रिलीज हो जाते हैं अगर आप पानी का अपटेक बढ़ा लें तो, और अगर नहीं तो फिर सर्जरी करके वो स्टोन्स को बाहर निकाला जाता है। और इस केस में बच्चों कुछ आयरन रिच डाइट लेने को मना किया जाता है, जिसमें जैसे स्पिनच हो गया, बैंगन हो गए, टमाटर हो गए, जिसके अंदर आयंस पाए जाते हैं, और वाटर का अपटेक बढ़ाने को कहा जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी के ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन। ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें इंजरी या इन्फेक्शन हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। ठीक है, so this is called glomerulonephritis और ब्राइट डिसीज। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नीट एग्जाम में आए कुछ क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट पीवाईक्यू है, मैच द आइटम गिवन बिलो कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद होना। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, दैट इज गाउट। गाउट का मतलब होता है यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना जॉइंट पे, विच कॉजेज गाउट। गाउटी अर्थराइटिस भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रीनल कैल्कुलाई, मतलब स्टोन। मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, किडनी के अंदर सॉल्ट्स के स्टोन बन जाना। लास्ट है स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन। तो बच्चों ये हमने मैच करके बताया आपको। तो 4 1 2 3 आंसर होना चाहिए। तो 4 1 2 3 आंसर ऑप्शन 4th में है स्टूडेंट्स, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द आइटम। ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए मिलके करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है हैंगले लूप में होती है, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, मैल्पिगियन कॉर्पस्कल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें ट्विस्ट करके 2 क्वेश्चन पूछे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैल्पिगियन कॉर्पस्कल क्या होता है। मैल्पिगियन कॉर्पस्कल जो है स्टूडेंट्स वो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल होता है। सो दिस इज ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इस रीजन में बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। आपको याद हो तो ये ग्लोमेरुलस था, ये बोमेन्स कैप्सूल था, और इस एरिया में ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दैट इज फर्स्ट स्टेप होती है। सो ए को हम 4th से मैच कर देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो मेनली हैंले लूप के द्वारा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर की पीसीटी के द्वारा होता है। तो बच्चों यूरिन का कंसंट्रेशन मेनली हैंले लूप के कारण होता है, दैट इज ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर के द्वारा होता है, यूरिन का स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो बच्चों आंसर होना चाहिए 4 1 2 3, दैट इज सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। So students, NEET 2019 का 3rd क्वेश्चन, which one of the following factor is responsible for formation of concentrated urine? Concentrated urine बनाने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लो लेवल ऑफ ADH, ADH का लो लेवल होना, maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium, secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex, and hydrostatic pressure during glomerular filtration. Just think about it. So students, concentrated urine बनाने के लिए mainly medullary interstitium, जैसे कि हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था, जैसे कि बच्चों हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी हम एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी। ठीक है, तो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी,
ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लो लेवल ऑफ एडीएच, बच्चों एडीएच का अगर लो लेवल होगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन और कम होगा, तो बल्कि और ज्यादा डाइल्यूट यूरिन रिलीज होगा। इस बीमारी को हम डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। ये अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय जेजी कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों इरिथ्रोपोइटिन का रोल तो आरबीसी प्रोडक्शन में तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी इररिलेवेंट हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन ही बच्चों करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज हम इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलारिटी बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। Option 1 nitrogenous waste build up in a body. Option B non elimination of excess potassium, reduced absorption of calcium ion from GIT. Option D reduced RBC production. Which of the following option is the most appropriate? A, B are correct, B, C are correct, C, D are correct और A, D are correct. So students चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, तो बच्चों यूरिया तो हम रिमूव कर ही रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। साथ ही साथ नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन का तो रिलीज होता है, तो नॉन तो गलत है, एलिमिनेशन होता तो फिर भी सही होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी, तो बच्चों फॉस्फेट पोटेशियम आयन का रिमूवल होता है जिससे कैल्शियम का भी रिमूवल होता है और कैल्शियम आयन जो है वो फिर जीआईटी से कम एब्जॉर्ब होता है, तो ये सही है। साथ ही साथ बच्चों जो आर्टिफिशियल किडनी है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं रिलीज कर पाती, तो आरबीसी प्रोडक्शन उससे घट जाएगा बिकॉज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो बच्चों आंसर सी और डी सही है, सी और डी थर्ड में आ रहा है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस को कौन क्या प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस को? डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच, reabsorption of sodium and water from renal tubule due to aldosterone, atrial natriuretic factor causes vasoconstriction। तो बच्चों इसमें से कौन सा डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, मतलब एक्सेस वाटर लॉस को? तो एक्सेस वाटर लॉस को बच्चों अगर रेनिन कम रिलीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच अगर बच्चों कम सीक्रेट होगा तो पानी भी कम एब्जॉर्ब होगा, तो बल्कि डायूरेसिस होगा, डायूरेसिस प्रिवेंट नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन बच्चों सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और जो है डायूरेसिस भी प्रिवेंट होता है, तो ये सही है। और एएनएफ अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है तो उसका डायूरेसिस से कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटेड ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस का इसमें से कौन सी कंडीशन हमें यूरिन के डायग्नोसिस में दिखेगी? रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया, यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया, यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसयूरिया। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स डायबिटीज मिलाइटिस जो है डायबिटीज की जो बीमारी होती है उसके अंदर बच्चों हमको कीटोन यूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है और साथ ही साथ यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, दैट इज कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोज यूरिया। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपने मेरे साथ आज का लेक्चर एंजॉय करा होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है आगे और अच्छे से पढ़ना और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू।